बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास जो आज से शुरू होने वाले हफ्ते में जिनके हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, सदर मुमलिकत ने दोनों इजलास तलब किए थे। ये इजलास अचानक मनसूख कर दिए गए हैं, मुलतवी कर दिए गए हैं। ये इजलास जो कौमी असम्बली का आज इजलास होना था, अब ये इजलास 14 सितंबर को, जबकि सैनेट का इजलास 15 सितंबर को होगा। और इस इजलास में FATF के हवाले से अहम डेवलपमेंट्स होनी थी। एक दो बिल थे जो जिनकी डेडलाइन 15 सितंबर FATF की जानिब से दी गई थी पाकिस्तान को। ये इजलास अब 14 और 15 सितंबर को चले गए हैं और ये बताया जा रहा है कि बैकडोर अपोजिशन के साथ राब्ते करके उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। और जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाना था आशूरा के फौरी बाद, वो इजलास भी अभी तक बुलाने का कोई फ़ैसला नहीं हो सका। तो आज एक दो और अहम मामलात पर भी बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब से नून लीग के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट है, उस पर भी बात करनी है। इसके अलावा सिद्दीक जान साहब से जो FATF के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, इस पर बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक जान साहब, ये बताइए कि क्या अब अपोजिशन मान जाएगी और कोई ले दे का जो सिलसिला, वो जो कोई NRO की बात चल रही है, उसमें कोई ब्रेक थ्रू आपको होता नज़र आ रहा है? जी वालेकुम अस्सलाम। और देखें बड़ा सब इशू ये है कि मैं आपको ना बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात बताने लगा हूँ, और ये वो बात है जो मैंने और ईसा नकवी साहब ने प्रेस गैलरी से देखी। जिस दिन ये सेनेट से बिल मुस्तरद हुए थे ना, ये बात किसी न किसी मौके पे आएगी, और ये आप मेरी बात नोट कीजिएगा, ये क्लिप हमारा उस दिन काम आएगा जिस दिन ये बात बाहर आएगी कि अपोजिशन उस दिन बिल मुस्तरद करवाने के लिए नहीं गई थी। अपोजिशन बिल पास करवाना चाहती थी, सिर्फ वो थोड़ा सा प्रोसेस के ऊपर इख्तलाफ था। उस वक्त भी बैकडोर राब्तों से अपोजिशन के साथ मामला तय थे। उसकी मैं मोटी मोटी आपको 1 मिनट में 3 आपको उसकी सबूत भी दे देता हूँ। ये एक तो पहली बात यह है कि जो लोग उस दिन प्रेस गैलरी में बैठे थे ना, आपको भी पता है कि हमारे बहुत से रिपोर्टर्स जो हैं वो ऊपर वो जो कमरा बना हुआ है एक और, जब वहाँ ज़्यादा रिपोर्टर्स बैठे होते हैं, प्रेस गैलरी में कम रिपोर्टर्स बैठे होते हैं। लेकिन जो रिपोर्टर्स प्रेस गैलरी में बैठे थे ना, अगर आप उनसे पूछें उस दिन जितना जलील किया गया था ना अपोजिशन को, जितने उनके ऊपर जुमले कसे गए थे, जितना उनकी तजलील की गई थी, उसके बावजूद अपोजिशन अगर बैठी थी तो कोई वजह थी कि बैठी थी। वॉकआउट नहीं किया था तो कोई वजह थी वॉकआउट नहीं किया था। दूसरा, वो टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर बात करते रहे ना कि आप 2 दिन पहले 2 दिन की ताख़ीर को कैसे आप वो कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। वो ये कहते थे कि आप ये बिल आज पेश ही नहीं कर सकते। अगर उन्होंने मुस्तरद ही करना था जी, तो वो कहते कि आप करें पेश, हमने तो करना ही मुस्तरद है। और वाज़े फ़र्क था, कोई ये भी चांस नहीं थे। वो कानून और टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहे थे, वो उनका मुतालबा था। वो टेक्निकल सिर्फ कि आज आप पेश नहीं कर सकते, आप 2 दिन बाद पेश कर सकते हैं, वो ये मामला था। तीसरी बात ये है कि वो बार बार ये कहते रहे कि बस डॉक्टर शहजाद वसीम जो हैं वो माफ़ी मांग लें, अपने अल्फाज वापस ले लें, हम करने को तैयार हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक ख़बर भी देता चलूँ। वैसे तो आपको पता है कि टाइम डेवलपमेंट्स का पता नहीं चलता, इधर से उधर हो जाती हैं, लेकिन इस वक्त तक की मेरी ख़बर ये है कि डॉक्टर शहजाद वसीम चेंज होंगे, कायदे-ए-मान से उनको हटाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर उनको कायदे-ए-मान से हटाएंगे। हाँ, ये है मुख्तलिफ है जो मेरी सोर्सेज से बात हुई। कुछ कहते हैं कि शायद अभी कुछ दिनों तक आपको ये खबर मिल जाए कि उनको हटा दिया गया। कुछ ये भी कहते हैं कि नहीं, अब मार्च तक इंतज़ार होगा, नए सेनेटर्स आएंगे, शायद उनमें से या कोई और, क्योंकि हैत चेंज होनी है सेनेट की, तो शायद उस वक्त सारी तब्दीलियों के साथ उनको तब्दील किया जाए। लेकिन ये फ़ैसला हो चुका है कि डॉक्टर शहजाद वसीम कायदे-ए-मान नहीं रहेंगे। अच्छा। क्योंकि उस दिन अगर ये बिल पास नहीं हुए तो उसकी वजह डॉक्टर शहजाद वसीम साहब हैं, जो उन्होंने वहाँ पर तकरीर की और बातचीत की। तीसरा इसका सबूत ये है कि गफूर हैदरी साहब खड़े होते हैं और वो कहते हैं, मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग को कहता हूँ कि आप मत सहूलतकार बनो इस हुकूमत के, मत इनके साथ जो है कानून साजी में इनका हिस्सा बनो। बिल्कुल। नून लीग या पीपल्स पार्टी में से किसी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि सर कौन इनका हिस्सा बन रहा है, हम तो हिस्सा नहीं बन रहे। सेनेटर मुश्ताक साहब जमात इस्लामी के, वो खड़े होकर कहते हैं कि खुदा का खौफ करो, ये रात के पिछले पहर वाली मुलाकातें छोड़ दो।
नून लीग और पीपल्स पार्टी में से किसी ने खड़े होकर नहीं कहा। उसके बाद उस्मान काकड़ ने 2 टोक कहा, और इन 3 में से 2 की तकरीर के बाद रज़ा रब्बानी साहब खड़े हुए, और दोनों बार मुझे ये लगा कि ये उनकी बात को निगेट करने के लिए खड़े हुए हैं, उसकी वजाहत के लिए कि भैया वो किसने कहा है कि हम हुकूमत के सोलकार बनने जा रहे हैं, किसने कहा है कि हम कानून पास करवाने जा रहे हैं। उन्होंने वो टेक्निकल वो जो सैनिटरी कवानीन के ऊपर बहस की। उन तीनों की बात का किसी ने नून लीग पीपल्स पार्टी में से जवाब नहीं दिया। और मैं ये चौथी वीडियो है जिसमें ये बात कह रहा हूँ। आप CCTV फुटेज निकाल लें, जब ये बिल मुस्तरद हुआ तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो फ्रंट सीट पे बैठे हुए लोग थे उनकी हालत क्या थी। हुकूमत वाले कॉन्फिडेंट थे, इजी थे, रिलैक्स थे, अपोजिशन के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। आप के एक दोस्त हैं सेनेटर, और उन्होंने तो फ़ौरन मोबाइल निकाला, और जैसे उन्होंने मोबाइल निकाला और यूँ मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये कहीं पे मैसेज कर रहे हैं कि खुदा पाक की कसम मैं तो इस हक़ में था कि पास करवाया जाए, मेरा कोई इसमें किरदार नहीं। आपको ऐसा लगा? मुझे लगा मुझे, ठीक है। और जब मैं उनका नाम आपको बताऊँगा ना तो आप कहेंगे कि उन्होंने बाकी मैसेज कहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अभी वो कुछ अर्से पहले वहाँ से मिल के भी आए और बड़ा एतराज़ हो उनकी पार्टी में। अब आ जाएँ आपके, अब क्या हो रहा है जो ये अब वेट किया जा रहा है। अभी भी ये पोजीशन मुकम्मल राब्ते में, अपोजिशन से मुराद है नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये मुकम्मल राब्ते में। और हुकूमत, इमरान खान हुकूमत नहीं चाहती कि अपोजिशन को साथ मिलाया जाए। हुकूमत ये चाहती है कि हम बंदे कुछ मैनेज करें जो कि उस दिन गैर हाजिर हों और जॉइंट सेशन में हम आराम से पास करवा लें। लेकिन हमारे कुछ और जो इदारे हैं उनका ये ख्याल है कि क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है तो आप अपने सियासी इख्तलाफात को एक साइड पर रखें। इंटरनेशनली ये पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक है। वो ये चाहते हैं कि इत्तफाक राय और उस इत्तफाक राय से, और इन मामलात में वो संजीदा है। हाँ, अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक और जगह फंसे हुए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी 1000% अब देना चाहते हैं वोट, ये नहीं है कि नहीं देना चाहते। ये बड़ी बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के लिए शायद हैरानकुन बात हो। वो तो सदीक जान साहब वो तो ये कहते हैं कि जी हम ये जो FATF के नाम पर बनाए जाने वाले कवानीन जो कि FATF की डिमांड ही नहीं है, वो हम FATF के कंधे पे रख के वो कवानीन बनाए जा रहे हैं। हुकूमत ये कहती है जी ये तो NRO मांग रहे हैं उसके बदले में, लेकिन आप तो और बात कर रहे हैं। मैं और बात इसलिए कर रहा हूँ, मैंने एक बार पहले भी ये वाक़या सुनाया था कि कहते हैं कि कोई मुसलमान वो था, जंगजू था, उसने जाके किसी और मुसलमान इलाके पे कब्ज़ा किया। उस की फ़ौज में से एक सिपाही जो है, एक जवान जो है वो मस्जिद की छत पे चढ़ा और गुंबद पे लगा हुआ सोना जो है वो उतार रहा था। एक बंदा आया, एक शख्स आया, उसने कहा कि यार क्या कर रहे हो तुम, मस्जिद है, अल्लाह का घर है, तो तुम जो है वो क्या कर रहे हो। उसने कहा कि यार मैं नहीं भी उतारूँगा ना ये सोना तो ये फ़लाँ की फ़ौज है, कोई और उतार लेगा। तो उसने कहा अच्छा तुम ऊँचे ऊँचे रो क्यों रहे हो। उसने कहा क्या करूँ, मुसलमान हूँ, ज़मीर भी आखिर ज़िंदा है। अपोजिशन का मसला क्या है, उन्होंने ये भी दिखाना है कि ज़मीर हमारा ज़िंदा है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि भाई हम नहीं खिदमात पेश करेंगे, कोई और पार्टी खिदमात पेश कर देगी, और कोई पार्टी नहीं करेगी तो हमारे अरकान इधर उधर हो जाएंगे। मुझे बताएं वो जो 14 सेनेटर्स इधर उधर हुए थे, चेयरमैन सेनेट वाले, उसमें उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। तो बात, अच्छा फिर इनके लिए ये सख्त मुश्किल सूरत हाल क्या है नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए। ये FATF के ऊपर वोट भी देना चाहते हैं और मौलाना साहब से भी बचना चाहते हैं। मसला इनको ये है कि मौलाना साहब ने इनको बहुत थ्रेट किया हुआ है कि भाई एनफ इज़ एनफ, अब मैं छोटी जमातों के अलग अपोजिशन इत्तेहाद बनाऊंगा, और वो इत्तेहाद इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं होगा, वो इत्तेहाद जो है वो होगा इन 2 जमातों के ख़िलाफ़, इनको वो एक्सपोज करेगा। मैं वड़ाई साहब आपको पूरी ईमानदारी से, पूरी दयानतदारी से, वही बात है हम सोर्स नहीं बता सकते लेकिन आपको तो मैं बाद में बता दूंगा, मौलाना फजल रहमान साहब को यहाँ तक मशवरा दिया गया है और मौलाना साहब ने कहा है, मैं अभी जब आपको सोर्स बताऊंगा ना तो वो मेरे से ज़्यादा आपके करीब है। उनसे मौलाना ने खुद भी कहा, मौलाना ने कहा मुझे एक बात बताओ, मेरी इमरान खान से क्या लड़ाई है, मेरी इमरान खान से कौन सी ज़ाती दुश्मनी है भाई, तो मेरे तो इमरान खान के साथ कोई मसला नहीं है, और अगर मैं इमरान खान के साथ मेरे मामला ठीक होते हैं तो मुझे तो कोई इसमें, मुझे तो फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग को है कि ये इनका वो जो एक वो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो अभी मौलाना फजल रहमान की वजह से ब्लैकमेल करके और फ़ायदे लेते हैं। मौलाना साहब के लिए कोई बई नहीं है कि इमरान खान मान जाए तो मौलाना सुलह भी कर लें इमरान खान से, इन दोनों पार्टीज़ को टेंशन देने के लिए। सर यहाँ पे ये सियासत बड़ा बेरहम खेल है। अब सुनने वाले कह रहे होंगे यार ये क्या बात कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान इमरान खान से सुलह कर लेगा।
मौलाना साहब के लिए कोई मसला नहीं है सुलह करना। नहीं, मौलाना की अना जो है वो उन्होंने इसको अपनी अना का मसला बनाया हुआ है कि इलेक्शन हारे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अना ज़्यादा वैल्यू रखती है या जो आपका एक नज़रिया होता है वो ज़्यादा, या आपकी फ़िक्र होती है? बहुत से लोगों के लिए नज़रिया और बहुत से लोगों के लिए अना भी। हाँ ये बात खैर मैं आप ये बात ठीक है आपकी, लेकिन चलें इससे भी मैं आगे जाता हूँ। मौलाना साहब जब लोग लेकर आए थे अपने, वो क्या क्या कर आए थे कि हम जिहाद के लिए जा रहे हैं, हम ख़त्म नबूवत के लिए जा रहे हैं, हम दीन बचाने जा रहे हैं। तो दीन बचाने वाले और जिहाद के लिए आने वाले तो फिर ऐसे तो नहीं वापस जाते ना, तो वहाँ पे भी तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया था जहाँ पे वो दीन के नाम पे लोगों को आए थे। और एक और बात, सॉरी आप शायद सवाल को करने लगे, एहसन इकबाल साहब ने ना पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, जिस दिन शहबाज शरीफ साहब मिले, देखने वालों से कोई भी जाके ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी 1 मिनट सुन ले, आखिरी 1 मिनट। एहसन इकबाल साहब से एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि आपने मौलाना के साथ बड़ी बेवफाई किया है, तो इस बार क्या गारंटी है कि आप बेवफाई नहीं करेंगे? इस तरह का कोई सवाल था, क्योंकि आपको पता है सवाल जो है वो माइक में नहीं सुनाई दे रहा होता, तो वो जो मैं सुन पाया हूँ। एहसन इकबाल साहब ने आगे से क्या कहा, उन्होंने कहा हमने बेवफाई नहीं की, बेवफाई उन्होंने किया जिन्होंने उनसे वादे किए थे। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो इस वक्त इन दोनों पार्टीज़ के लिए मसला ये है कि ये इस्तेमाल भी होना चाहती हैं। अच्छा वो शेख रशीद साहब जिनकी अभी बुक भी लॉन्च हुई है जी, आज बल्कि अब तो कल हो गया, ना, यानी ये बड़ी कामयाब वैसे मैं एक चीज़ आपको बड़ा सा बताऊं, इससे पहले अगर आप पिछली 3-4 दहाइयों की बात करें ना, जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं जो मेरी नज़र से गुजरी हैं, वो ये दूसरी किताब है जो मौजूदा जो पार्टीज़ अपोजिशन में या हुकूमत में उनसे रेलिवेंट लोगों की बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर। एक चौधरी शुजात साहब की किताब आई और एक शेख रशीद साहब की आई। चौधरी शुजात साहब की किताब कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकी, हालांकि कंटेंट उसमें बहुत अच्छा था और सिंगल कॉलम खबर भी मैंने कहीं नहीं देखी, वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकी। लेकिन शेख रशीद साहब की किताब ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जो उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, वो कल मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि कल उसकी लाहौर में जब बुक लॉन्चिंग थी और ख़ुद उन्होंने कहा, जो मेहमान ख़ुसूसी थे गवर्नर जो सरवर साहब हैं, उन्होंने कहा मैंने इतनी बुक लॉन्चिंग में गया हूँ, इतने ज़्यादा लोग मैंने नहीं देखे। और मुझे फिर एक हमारे दोस्त ने बताया कि बुक लॉन्चिंग से पहले ही उसकी दूसरी इशात जो है वो जारी करनी पड़ी, वो जो पहली इशात हुई थी वो ख़त्म हो गई थी, यानी वो लॉन्चिंग से पहले ही ये भी एक मैं समझता हूँ रिकॉर्ड है। तो ये बहरहाल ये बुक लॉन्चिंग जो शेख रशीद साहब किया है उसने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है, तो जो भी इसके पीछे आप वो लफ्ज़ यूज़ होता है ना मास्टरमाइंड, हम तो हर चीज़ के पीछे मास्टरमाइंड ढूंढते हैं, तो इसके पीछे ये बेसिकली देखें, ये दुनिया पब्लिशर्स का ना, ये मेरे ख्याल में ये दुनिया पब्लिशर्स का कोई पहला प्रोजेक्ट था। दुनिया पब्लिशर नई उसने ये काम शुरू किया पब्लिशिंग का, तो पहला प्रोजेक्ट ही इतना वो कामयाब गया है कि सियासी हलकों में काफ़ी उसका जो है ना लॉन्चिंग से पहले ही काफ़ी शोर जो है ना वो सुनने में वो मिला। तो इसका मतलब है दुनिया पब्लिशर्स की गेम अब ऊपर चली गई है। अब हर बंदा जो भी पॉलिटिशियंस में से लिखेगा किताब तो वो चाहेगा कि दुनिया पब्लिशर्स से ही वो ये सारा कुछ करे। तो शेख रशीद साहब की बात इसलिए आई कि मैं कह रहा था कि शेख रशीद साहब के ना कुछ जुमले आपको पता है बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि अपोजिशन की मिसाल है मुनव्वर ज़रीफ़ की फ़िल्म वाली, कि मुनव्वर ज़रीफ़ कहता होता है कि मैनू आँखें लगने का शौक़ है। ये भी कहते हैं सानू आँखें लगने का शौक़ है। और शेख रशीद कहता है जब हम इनको समझाते हैं ना कि इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, तो इनको अपने फ़ायदे वाली बात बड़ी जल्दी समझ आती है। और तीसरी शेख रशीद साहब वो बात करते हैं जिस दिन हमने वो जॉइंट सेशन से निकले, जॉइंट सेशन से निकले, ये तो मैंने सेंटर वाली बात बताई, जॉइंट सेशन से निकले तो क्योंकि हम मुख्तलिफ जगहों पे थे, तो ईसा नकवी साहब वहाँ पे थे उस गेट पे जहाँ से सिराजुल हक साहब निकले। वो मैं भी उधर ईसा नकवी के उस वक्त साथ ही मौजूद था जब सिराजुल हक साहब जो शिकवा कर रहे थे कि ये रात को पता नहीं क्या होता है कि ये सुबह कुछ और होते हैं और अचानक अगले दिन वो बदले होते हैं। तो मैंने वो फिर शेख रशीद साहब ने कहा, वो कि अब मैं इस जुमले से पहले ही बता दूँ कि शेख रशीद साहब का जुमला है, क्योंकि मैंने ना एक टर्म यूज़ करता था दाता दरबार की पिंडी ब्रांच, तो मुझे लोगों ने कुछ ने माइंड भी किया, प्रोटेस्ट भी किया और मुझे कहा भी सही कि आपको मज़ारात को या इन शख्सियात को पॉलिटिकल टर्म्स में नहीं यूज़ करना चाहिए, और मैं उसके बाद नहीं करता। लेकिन शेख रशीद साहब को बता रहा हूँ, शेख रशीद साहब कहते हैं कि हमारे पास ना 1.25 लाख दाता दरबारी तावीज़ है। वो कहते हैं वो जब हम इस अपोजिशन को देते हैं ना तो ये मान जाते हैं, हाँ ये ज़रूर है कि हमें इनको मनाते मनाते ना 1:45 बज जाते हैं। तो अब भी मुझे लगता है कि अपोजिशन बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में इस वक्त,
केसेस का मामला है, एनआरओ भी लेना है, रिलीफ भी लेना है, डील भी लेनी है, ढील भी लेनी है और इज़्ज़त भी बचानी है। आपके ख्याल में अब ये सारे मामलात जो FATF की डेडलाइन भी है, 15 सितंबर से पहले लेजिस्लेशन भी करनी है और ये मामला वैसे ही 14 और 15 सितंबर तक चला गया है, उसके अभी जॉइंट सेशन का भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा, तो ये मामलात आपकी बात से तो ये लग रहा है हल हो ही जाएंगे, क्योंकि अपोजिशन तो कह रही है कि आप हमसे हमारी खिदमत जो हैं वो लें। मेरा ख्याल है कि नून लीग के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी इमरान खान का साथ भी देना चाहते हैं और मौलाना को भी नाराज़ नहीं करना चाहते और बहुत मुश्किल सूरत हाल है।